हेलो। हेलो। सेम टू यू, सेम टू यू। गुड मॉर्निंग। आवाज़ क्लियर है? ओके, सभी को आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए। जिन लोगों ने फिजियोलॉजी का लेक्चर लिया था उन लोगों के लिए मैं स्टार्टिंग में ये बता दूं, पैथोलॉ मेरा वीडियो नहीं आ रहा अभी? ओके। जिन लोगों ने फिजियोलॉजी का लेक्चर लिया था उन लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि फिजियोलॉजी पैथोलॉजी से कनेक्टेड है बट डिफरेंट। कनेक्टेड ऐसे है, एक सीढ़ी जो है वो पहली सीढ़ी हमारी फिजियोलॉजी, उसी की दूसरी सीढ़ी हमारी पैथोलॉजी। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से फिजियोलॉजी को पढ़ा है तो पैथोलॉजी आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। अगर आपने वहाँ पे कोई कमी की है तो आपके पास एक और चांस है, जिस दिन जो टॉपिक क्लियर हो पैथोलॉजी का उस दिन उसी टॉपिक को हम फिजियोलॉजी से भी क्लियर करें तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, वरना आप फंसते रहेंगे हमेशा हर टॉपिक में। ठीक, तो गलती नहीं करना। ये जो लोगों का माइक खुला हुआ है वो बंद कर ले, बीच में आवाज़ आएगी तो डिस्टरबेंस होगा। ठीक, कोई मुझे बताएगा पैथोलॉजी क्या होती है? कभी सुना हो किसी भाई से, दोस्त से, सीनियर से, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए कि मुझे कहाँ से आपको स्टार्ट करानी है, कितना आप समझते हैं। ये कुछ भी आइडिया नहीं है जी। चलिए, ओके ओके, चलिए। जैसे कि हम फिजियोलॉजी में थे, वहाँ हम नॉर्मल जो हार्मनी है, नॉर्मल जो बैलेंस है हमारी बॉडी का, या जो हमारी प्रतिक्रियाएं चल रही है, फिजियोलॉजी चल रही है, उसी की स्टडी कर रहे थे। यहाँ उस नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो भी एबनॉर्मलिटी आती है उस सब को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक, एलोपैथी में क्या समझते हैं हम कि अगर रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है तो ही आप बीमार हैं, जबकि होम्योपैथी ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी रिपोर्ट्स में आ जाए। हर वो चीज़ जो आपकी फिजियोलॉजी से डिफर कर रही है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी से मैच नहीं कर रही है, वो हर चीज़ पैथोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये कौन सी जांच में आएगा? लैब की कौन सी जांच में कराऊं जिसमें ये रिपोर्ट्स क्लियर आ जाएगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना? कोई ऐसी जांच नहीं है। ये आपको सिम्टम के बेस पे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नॉर्मल व्यक्ति को सब कुछ ठीक होने के बाद अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर हुआ है, उस वजह से हमको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। ठीक, तो इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? हमें जब अच्छा लगता है तो कौन सी फिजियोलॉजी काम कर रही होती है, जब हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है तो कौन सी फिजियोलॉजी काम कर रही होती है, सब स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 2 लेक्चर आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका मूड वहाँ लेके जाए जहाँ पे आप पैथोलॉजी के लिए तैयार रहें। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी जनरल पैथोलॉजी, जो कि 2 बेसिक पार्ट हैं इसके, जनरल और सिस्टमिक। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम कहाँ आए? जनरल पैथोलॉजी। अभी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि पैथोलॉजी में करना है क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठ जाता है कि व्हाट इज पैथोलॉजी। जब भी हम कोई किताब पढ़ें, कोई सब्जेक्ट पढ़ें, किसी भी चीज़ के अंदर जाएं, मैं हर बार बोलता हूँ उसका प्रीफेस ज़रूर पढ़ लें। जब भी आप कोई नई किताब लेके आए, पहले 2 दिन कम से कम उस किताब का प्रीफेज पढ़ लें। प्रीपेज पढ़ने से उस किताब के अंदर की सारी चीज़ क्या हो जाती है, हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि इस किताब के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। क्लियर? तो पढ़ लेते हैं हम पैथोलॉजी। देखिए, 2 लफ्जों से मिलकर बनी हुई दुनिया है पैथोलॉजी।
द टर्म पैथोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। दो लफ्ज है इसके अंदर, दो वर्ड है, कौन कौन से? पैथोज मीन्स सफरिंग यानी बीमारी, और लॉजी जो पढ़ने वाले हम, उसका मतलब होगा उस बीमारी की हम स्टडी करेंगे, सिस्टमिक तरीके से उसको समझेंगे कि अगर ये बीमारी बॉडी में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप गांव में आज भी जाएं, हमारे घर में तो हमने कई बार ये महसूस किया, चूंकि ज़्यादातर एजुकेट नहीं है, उनको अगर आप कोई सिस्टम बताने जाओ कि टाइफॉइड इसलिए हो गया, खराब पानी पी लिया होगा, खराब खाना खा लिया होगा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो फलाने बाबा या फलानी माता गुस्सा हो गई होंगी, उनकी पूजा कर दो ठीक हो जाए। आज भी ये चलता है। इवन मलेरिया का अगर नाम भी आप पढ़ लें, माल एरिया, पुराने जमाने में जब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये किस चीज से होता है, तब तक उसको यही माना गया था कि मलेरिया गंदी हवा के कांटेक्ट में आने से होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जब तक साइंस डेवलप नहीं हुई थी तब तक बहुत सारी अंधविश्वास काम कर रहे थे और लोग उनको मान भी रहे थे कि अच्छा माल एरिया, नाम में पड़ गया माल एरिया। जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, आज भी गाँव में ये फेमस है, छोटी माता बड़ी माता, होता नहीं होता? आप लोगों में से कई लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, वो लोग आज भी मानते हैं कि ये कोई माता हमारी नाराज हो गई है ना, तो इनको हम पूछ दें। वो कंसेप्ट कैसे आया ईश्वर जाने, बट जब साइंस डेवलप हुई तो ये समझ में आया कि ये तो यार वायरल डिसीज है, इस वायरल से इसमें ये होता है। ठीक, तो आपको इसलिए समझना है, आज अगर कोई माता का पेशेंट अपने पास आता है तो हम उसे स्टेज बता सकते हैं, अच्छा भी जाने आए, कल पानी पड़ेगा, परसों सूख जाएंगे, 2 दिन इचिंग होगी, और वैसा ही ठीक होता है। इससे आपका पेशेंट आप पे और विश्वास करता है कि अच्छा इनको तो बड़ी नॉलेज है, जबकि वो नॉलेज कोई कहीं से थोड़ी आई है, वो तो हमें मिली है। किस चीज से? किताब से। तो वही नॉलेज पढ़नी है। कोई भी पेशेंट जब आएगा, अच्छे से आप उसको समझेंगे तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। कल ही की केस है मेरा, वो पेशेंट आया था जीवी स्टोन के लिए, रिपोर्ट लेके भी आया था। जनरली गलती हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्ट्स लेके आ रहा है या जो वो बोल रहा है उसी पे हम बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा यही होगा, जबकि हैनीमैन सर ने क्लियर कट बोला है कि जो मरीज बोल रहा है वो तो आपको सुनना ही है, बट उस पर अपना डिसीजन नहीं ले लेना। आपको तो फ्रेश केस टेकिंग करनी है, हेड टू फुट। जो भी डाटा रिपोर्ट्स में है, जो भी डाटा मरीज दे रहा है, जो डाटा आपने समझे, उन सिम्टम के बेस पे एक टोटलिटी बनानी है डिजीज की, तब जाके उसको मेडिसिन देनी है। अगर कोई मरीज आपके पास अल्ट्रासाउंड लेके भी आया है और बोल भी रहा है कि साहब मुझे स्टोन है और पेन भी वही बता रहा है, तो 90% हम लोग गलती कर जाते हैं, सिर्फ स्टोन समझ कर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जबकि क्लियर कट इंडिकेशन है होम्योपैथी में कि आप रिपोर्ट्स कुछ भी बोले, मरीज कुछ भी बोले, आपको फिर भी फ्रेश केस टेकिंग करना ही करना है। जब मैंने उसकी केस टेकिंग की तो क्लियर कट केस था वो मेनिंजाइटिस का, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज, इरिटेबिलिटी, भयानक श्रिंकिंग, चेकिंग, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है जीवी स्टोन में। ये हम कब समझ पाए कि ये जीवी स्टोन के केस के साथ साथ मेनिंजाइटिस है इसको? अगर हमने मेनिंजाइटिस नहीं पढ़ी होती तो क्या समझ पाते? नहीं समझ पाते। हम उसको जीवी स्टोन का केस मान के ही उसको दबा देते। बात को समझो। इसीलिए कई लोग तो बोलते हैं कि होम्योपैथ को एलाइड नहीं पढ़नी चाहिए, बट मैं बोलता हूँ कि एलाइड बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा डॉक्टर पहले बनना है, होम्योपैथ बाद में बनना है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी। पैथोलॉजी 2 लफ्जों से मिलकर बनी है, पैथो और लॉजी। पैथो मीन्स सफरिंग, जो बीमारी हम पढ़ेंगे, और लॉजी मतलब उस बीमारी के हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। जितने भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे हम पैथोलॉजी पढ़ें, चाहे हम गायनिकी पढ़ें, चाहे सर्जरी पढ़ें, आज सर के का क्लास है वो आपको इसी की एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, वो पढ़ाने वाले, वो भी हमारी मेडिकल साइंस की ही ब्रांच है। चूंकि हम सब लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी हम पढ़ेंगे वो मेडिकल साइंस की ही ब्रांच पढ़ने वाले। अच्छा, इसमें होगा क्या इस ब्रांच में? विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो अच्छे से, इस लफ्ज को, इस लाइन।
ऐसा नहीं कि बस हमारे दोस्त ने बोला इसलिए इसको बोल दिया, बाकायदा साइंटिफिक स्टडी है इस चीज की, डिजीज की। तो कैसे की आपने स्टडी, उसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उन एस्पेक्ट के बेस पे हम टोटलिटी बनाते हैं कि ये डिसीज ये है। वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? ठीक, सबसे पहले हम जब भी कोई डिसीज पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक उठा लें आप, सबसे पहली लाइन उस डिसीज के बारे में, उस डिसीज का नेचर पढ़ेंगे। डिसीज का नेचर क्या होता है, कोई आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी आप लोग फिजियोलॉजी ही पढ़ के निपटे हैं, तो पैथोलॉजी से बहुत ज़्यादा आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी। बट सबसे पहली लाइन जो स्टार्ट करते हैं हम पैथोलॉजी में, वो जानते हैं हम नेचर ऑफ डिजीज। इसका क्या मतलब हुआ, क्यों पढ़ रहे हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन दिस सेक्शन नेचर ऑफ पर्टिकुलर डिसीज जो हम पढ़ने वाले हैं विल बी डिस्क्राइब सच एज, यानी ऐसा नहीं है कि सारे डिसीज आप पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी इन्फ्लामेटरी डिसीज होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको यही समझ में आता है कि जितना भी डिजीज है वो सब इन्फ्लामेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आपको डिसीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या ये डिसीज इन्फ्लामेटरी है, यानी यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, या फिर ये डिसीज का नेचर न्यूप्लास्टिक है, यानी यहाँ पे कोई न्यू ग्रोथ हुई है। न्यू ग्रोथ से मेरा मतलब एबनॉर्मल, जो कि ट्यूमर में हम पढ़ेंगे। तो हो सकता है कोई डिसीज इन्फ्लामेटरी हो, जैसे बॉयल पढ़ेंगे आप, वहां पे इन्फ्लामेशन होता है। फिर आप ट्यूमर पढ़ेंगे, वो इन्फ्लामेटरी डिसीज नहीं है, वो न्यूप्लास्टिक डिसीज है। वहां पे बॉडी में एबनॉर्मल एक डिसीज होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी जो हमें हार्म करेगी। तो उस डिसीज को हम इन्फ्लामेटरी डिसीज नहीं बोलेंगे, उस डिसीज को बोलेंगे हम न्यूप्लास्टिक डिसीज। फिर कुछ डिसीज ऐसी पढ़ेंगे हम आगे जाके, जिनका नाम देंगे हम इम्यूनोलॉजिकल डिसीज। कोई मुझे बताएगा इम्यूनोलॉजिकल डिसीज किस तरह की डिसीज होती है? अगर कहीं सुना है तो, वरना अभी मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, क्योंकि फिजियोलॉजी से ही आए हैं आप लोग। फिर भी इम्यूनोलॉजी तो इम्यूनिटी को बिलोंग करती है। एक्चुअली में होता है क्या है, मैं एक लाइन में समझाऊं, बाकी तो हम जब पढ़ेंगे डिटेल पढ़ेंगे। हमारी इम्यूनिटी का काम क्या है? नेचर ने, ईश्वर ने हमें इम्यूनिटी जो दी है, डिफेंस पावर जो दी है, उसका काम क्या है? उसका काम है कि हमारी बॉडी को आने वाले जो पैथोजेंस हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करे। यही है ना? कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजेंस बॉडी के अंदर गया, उसको पहचाना कि ये अपना या पराया है। अगर पराया है तो उसके खिलाफ एक रिएक्शन दी, रिएक्शन के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया। यही तो काम है हमारी इम्यूनोलॉजी का। जब ये काम ना करके हमारी इम्यूनिटी उल्टा हमें ही डैमेज करने लग जाए, उल्टा हमारे ही बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करने लग जाए, उन डिसीज को हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजिकल डिजीज या ऑटोइम्यून डिसीज। पढ़ेंगे हम कई सारी, अभी तो सिर्फ हमने एक जनरल नाम लिया है इम्यूनोलॉजिकल डिसीज। उनमें ऑटोइम्यून भी आएंगी, हाइपर सेंसिटिविटी भी आएगी, हाइपोसेंसिटिविटी भी आएगी, वो अलग बात है। जब हम सिस्टमिक पढ़ेंगे तब आपको ये सब डिटेल पढ़ाएंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करने वाले क्या है। एक और टाइप की डिसीज होती है बॉडी में जो सबको आएंगी लाइफ में, डीजनरेटिव डिसीज। एक एज के बाद बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी की जो पावर है, वो धीमे धीमे खत्म होने लग जाती है, डिजनरेट होने लग जाती है। हर पार्ट जो जब हम ग्रो हो रहे थे तो बड़ा था, फिर जब हम ओल्ड होंगे तो वो धीमे धीमे उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, कम होती चली जाएगी। नेचर ने सब कुछ सेट कर रखा है, नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। वो जो डिसीज होंगी उनको बोलेंगे हम डीजनरेटिव, यानी अब आपकी बॉडी की पावर धीमे धीमे डीजनरेट हो रही है, उसकी वजह से आपको बीमारी आई। फॉर एग्जाम्पल, याददाश्त हमारी कम हो गई, हाथ पैर हिलने लग गए, हमारे बुढ़ापे में होता है ना, ओल्ड रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे आप, उनको बोलेंगे हम डीजनरेटिव डिसऑर्डर।
अभी तो मैं सिर्फ एक जनरल बात बोल रहा हूँ, जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में स्पेसिफिक जानेंगे। तो सबसे पहली लाइन हम क्या पढ़ेंगे, जब भी हम कोई डिसीज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोई भी डिसीज, सबसे पहली लाइन क्या समझेंगे, नेचर ऑफ द डिसीज। यहां कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है सबके डिसीज का नेचर के बारे में? जी, न्यूप्लास्टिक। न्यूप्लास्टिक जब हम पढ़ेंगे, न्यूप्लास्टिक का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ आके और हमारे टिश्यू को जब डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल ट्यूमर जब बॉडी में होता है तो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर उसको दबाता है या पेनिट्रेट करता है, तो उस तरह की डिसीज को हम बोलेंगे न्यूप्लास्टिक डिसीज। जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, ये सब पढ़ेंगे न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर में। इसमें बिनाइन भी होते हैं और मैलिग्नेंट भी होते हैं। इन्फ्लामेशन में पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल बॉयल, शरीर में फोड़ा हुआ, वहाँ पर रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, हीट होगी। अब तक तो आपने ये देखा होगा कहीं भी बॉयल होता है तो सब सिम्टम मिलते हैं, रेडनेस भी मिलती है, स्वेलिंग भी मिलती है, हीट भी होती है और पेन भी होता है। और एक और सिम्टम होता है लॉस ऑफ फंक्शन, कुछ समय के लिए वो पार्ट हमारा काम नहीं कर पाता। सिर्फ सुना होगा कि ये मिलते हैं। अब जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को अंदर से जानेंगे कि वहाँ पे रेडनेस क्यों आ रही है, वहाँ पे स्वेलिंग क्यों आ रही है, वहाँ पे पेन क्यों हो रहा है, वो पार्ट हमारा काम क्यों नहीं कर पा रहा, ये सब जानेंगे आप। तो और कॉन्फिडेंस हो जाएंगे आप किसी को बताने में, समझाने में कि अच्छा हमको मालूम है कि यहाँ पर रेडनेस क्यों है, हमको मालूम है यहाँ पर स्वेलिंग क्यों है, हमको मालूम है यहाँ पे पेन क्यों हो रहा है। ये सब कौन नॉलेज देगा आपको? ये सारी नॉलेज मिलेगी आपको पैथोलॉजी से। समझ रहे हैं आप? पैथोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस देती है पेशेंट समझने में। इवन आप एमबीबीएस के डॉक्टर से उनसे कॉन्फिडेंटली बात भी कर सकते हैं, तभी वो आपकी इज्जत करेंगे। वरना मैक्सिमम डॉक्टर हमारे 95% डॉक्टर हमारे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं 10 से 15 हज़ार रुपये नर्सिंग स्टाफ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर। वो अपनी ही बेइज्जती कराते हैं, अपने सिस्टम की तो कराते ही है ना। अगर आपको अपने सिस्टम में इज्जत कमानी है तो आपको ढंग से मेहनत करनी होगी। यहां तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं। एक लाइन क्लियर हुई है हमारी, नेचर ऑफ द डिसीज। दूसरी लाइन, नेचर पढ़ने के बाद उस डिसीज के अंदर और अंदर जाएंगे हम। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो डिसीज को समझने के लिए होता है वो होती है उसकी क्या चीज? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, वेरी गुड। कारण, सर आपने बोल तो दिया ये इन्फ्लामेटरी डिसीज है, अब इन्फ्लामेशन का कारण क्या? कोई तो कारण होगा। तो उस हेडिंग के अंदर उस पर्टिकुलर डिसीज के क्या कारण है? फॉर एग्जाम्पल, इट इज द स्टडी ऑफ कॉजेज विच इंक्लूड, कौन कौन से कॉज हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एजेंट्स जो मेन है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने कोविड से गुजरे हैं, तो कोविड का मेन एजेंट कौन था? वायरस। बट सवाल यही उठता है, मेरी कई बार एलोपैथी डॉक्टर से बहस हुई है, और इवन आप तर्क तो कर ही सकते हैं, कोई तर्क ना करें, कि अगर सिर्फ वायरस रिस्पॉन्सिबल था उस डिसीज के लिए, सपोज दैट एक घर में 4 लोग वायरस से पॉजिटिव आए, 2 की डेथ हुई, 2 को कुछ नहीं हुआ। अगर वायरस रिस्पॉन्सिबल था तो 4 की डेथ होनी चाहिए थी, या फिर 4 कुछ नहीं होना चाहिए था। ये अंतर क्यों आ गया, जबकि पॉजिटिव तो 4 थे? वेरी गुड। कोई भी एजेंट्स अगर बॉडी में आ भी गया तो वो हमारे अंदर कितना नुकसान करेगा ये वायरस निश्चित नहीं करेगा। अगर वायरस डिसाइड करता तो 4 की डेथ होती है, जितने लोग पॉजिटिव थे उन सब की डेथ होती। वो डिसाइड करेगी आपकी इम्यूनिटी, आपकी पावर, कि वो से लड़ने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है कितनी स्ट्रांग है। ठीक, तो पहले तो हम पढ़ेंगे एजेंट्स, फिर एक और होते हैं कारण, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग इसको समझते नहीं है। यानी वो फैक्टर जो डिसीज प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं, बट आपको उस डिसीज की तरफ लेके जा रहे हैं।
उसके लिए माहौल क्रिएट कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे यहाँ आपने मास्क लगा लिया या थोड़ा सा हैंड वॉश कर लिए तो आप बच गए। अगर आप जानबूझ के उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, जानबूझ के आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, जानबूझ के आप हाथ पैर नहीं धो रहे हैं, तो आप एक तरह से प्रीडिस्पोज हो रहे हैं उसकी तरफ। तो वो फैक्टर जो आपको मेन डिसीज की तरफ ले जाने में रोल प्ले करते हैं, डिसीज तो नहीं करते बट आपको रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अस्थमा के मरीज हैं, अगर आपको अच्छा गर्म कमरा दे दिया है तो आपको तकलीफ कम होगी। आपको ठंडा इन्वायरमेंट में बिठा दिया जाए, बेसमेंट में बिठा दिया जाए, खुले में छोड़ दिया जाए ठंडी हवा में, तो आपको तकलीफ ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ठंडक ने अस्थमा तो नहीं किया, बट ठंडक से आपकी कंप्लेंट और बढ़ जाएगी। वो होते हैं हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या एक्साइटिंग फैक्टर जो उसको और एग्रावेट कर देगा, मिले जुले होते हैं। ठीक है, तो इटियोलॉजी में हम उसके कॉजेटिव एजेंट भी पढ़ेंगे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी पढ़ेंगे और एक्साइटिंग फैक्टर भी पढ़ेंगे। इटियोलॉजी में कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा, एक एक लाइन हम कोशिश करेंगे जर्नल को पूरा स्लो वे में ख़त्म करने की। जैसे ही सिस्टम चालू होगा तो हम थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लेंगे, जो कि जर्नल ही बेस है। जर्नल समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप इटियोलॉजी क्लियर है आपकी? हेलो, ओके, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पे? इटियोलॉजी से आगे बढ़ते हैं, एक और हेडिंग है जिसको हम देखेंगे, वो है पैथोजेनेसिस। पूरी की पूरी एक हम सीरीज बना लेते हैं कि कैसे 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 कौन कौन से इवेंट्स हुए, उनको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस, डिसीज की पूरी जर्नी। ठीक, और लास्ट में जो पढ़ते हैं वो होते हैं हम मॉर्फोलॉजी, यानी एक अफेक्टेड जो पार्ट है वो हमें डिजीज होने के बाद दिखता कैसे है। नेकेड आई से देखेंगे तो उसमें क्या दिखाएगा, और उसी पार्ट को हम एक पीस लेके, एक उसका एविडेंस लेके जब माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हमें उसमें क्या दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और जो हम आंखों से देखेंगे उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक स्टडी। दो ही होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, यानी ग्रॉस और माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरी उंगली में कोई चोट लगी तो जी मुझे आंखों से दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा मैक, यानी ग्रॉस, दिख रहा है विदाउट एनी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मैंने अभी कोई हेल्प नहीं ली। अगर इसी का कोई टुकड़ा लेके मैं माइक्रोस्कोप अंदर डाल के उसमें स्लाइड बना के देखूं तो वहां बोलेंगे उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी। दो स्टडी हम मेन करते हैं मॉर्फोलॉजी में। इन सारी हेडिंग को मिला के हम एक डिसीज की पर्टिकुलर स्टडी कर लेते हैं, और ये जो बात है वो हर डिसीज पर लागू होगी। इसलिए जर्नल में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हर जगह लागू होंगे, हर टॉपिक पे लागू होंगे। जर्नल का मतलब ही है कि ये वो रूल हैं जो हर सिस्टम पे लागू होना है, चाहे आप जीआईटी पढ़ें, चाहे आप रेस्पिरेटरी पढ़ें, चाहे आप ब्रेन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, ये जो जनरल पैथोलॉजी है वो हर जगह अप्लाई होगी ही होगी। ओके, तो आपकी सबसे पहले हुई नेचर ऑफ डिसीज, उसके बाद आपने एजेंट्स पढ़े यानी इटियोलॉजी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी यानी डिसीज होने के बाद वो पार्ट हमें दिखाई कैसे पड़ेगा। जब आंखों से देखेंगे नेकेड आई से तो कैसा दिखेगा, और उसी चीज़ को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे स्लाइड बना के तो हमें कैसे दिखाई पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजिक स्टडी। फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है एब्डोमिनल मास है, ये जो स्लाइड है ए नंबर की वो आंखों से देखने वाली है, और इसी स्लाइड का हमने टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश की तो ऐसा कुछ दिखाई दिया, इसको हमने बोल दी माइक्रोस्कोपिक। बस इतना फर्क, मैक्रो और माइक्रो। क्लियर? 2-4 दिन आपको लगेंगे फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी पे कन्वर्ट होने में, थोड़ा सा और लेंदी है ये, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और जैसे आपने पहले ही पढ़ा फर्स्ट ईयर में वैसे पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा समझना। लास्ट में अगर जरूरत पड़ती है किसी केस में तो आप उसको हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इसमें टेस्ट होते हैं कुछ,
जिसके बेस पे हम डायग्नोज करने में मदद मिल जाती है, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, बायोप्सी और भी कई सारे टेस्ट हैं। जहाँ जिस टेस्ट की जरूरत पड़ती है वहाँ उस केस में हम वो जांच करा लेते। फॉर एग्जांपल कल कंफर्म कर लेता उस केस को कि भाई इसको ब्रेन में कुछ है कि नहीं, क्योंकि मरीज तो रेडी नहीं था, नहीं साहब तो स्टोन है। ऐसे कैसे आप तो लूटते हैं, डॉक्टर लोग तो होते ही ऐसे। जब हमने उस पर प्रेशर डाला कि नहीं आपको जांच तो करानी ही होगी। समस्या ये थी कि जांच वो महंगी होती है, हमारा 5-7 हज़ार रुपए की होती है, तो हर कोई इजिली रेडी भी नहीं होता। स्पेशली होम्योपैथ से तो रेडी होता ही नहीं है। अगर ये बात कोई न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर बोल दे तो वो करा भी लेते हैं बड़े डॉक्टर से, मगर हम श्योर थे कि इसको ब्रेन में डिसऑर्डर है, तो वो कन्विंस भी हुआ, वो जांच भी की और उसको इन्फेक्शन ही आया, इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी। आज CSF कराएंगे उसका तो मालूम पड़ जाएगा वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और डिसऑर्डर है। अभी तो सिर्फ ये मालूम पड़ा है कि वहाँ पे इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी तो है ही, उसका टाइप नहीं मालूम पड़ा। टाइप के लिए आपको वहाँ का फ्लूइड लेना पड़ेगा, उस फ्लूइड की जांच करानी पड़ेगी, तब जाके मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे है क्या। ठीक, खैर वो अलग बात है। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यहाँ तक हमने एक जनरल हेडिंग पढ़ ली कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप उसका इंट्रोडक्शन, उसमें आएगा नेचर ऑफ डिसीज, ये इन्फ्लामेटरी है या न्यूप्लास्टिक है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, क्या है। फिर उसके बारे में हम इटियोलॉजी जानेंगे, तो इसका कारण ये है। तीसरी आती है उसकी पैथोलॉजी की मॉर्फोलॉजी, उसमें भी हमने मैक्रो और माइक्रो पढ़ ली, ठीक है। फिर कुछ अगर जरूरत पड़ती है तो आप टेस्ट करा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। वो स्टेप है हमारा कौन सा, डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी। यानी हम जब पैथोलॉजी की स्टडी करेंगे तो उसमें कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसको। बेसिकली 2 पार्ट, अभी अभी बात की थी हमने, एक जनरल और एक सिस्टमिक। कोई मुझे बता पाएगा अपने पिछले अनुभव पे कि जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्या फर्क होता है? कोई भी? ओके, सिंपल सी बात। जनरल में जिन चीजों को हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन पढ़ेंगे, पहला साइड टॉपिक हम इन्फ्लामेशन पढ़ सकते हैं या एडेप्टेशन, 2 में से एक हम पढ़ेंगे। तो वो इन्फ्लामेशन हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ GIT के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटरी के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सीनस के लिए पढ़ रहे हैं। वो इन्फ्लामेशन जो हम पढ़ेंगे वो हर सिस्टम में अप्लाई होगा। वो जो नियम पढ़ेंगे, वो जो प्रोसेस पढ़ेंगे, वो प्रोसेस, वो नियम, वो तौर तरीके हर सिस्टम में अप्लाई होगा। सेल इंजुरी हम पढ़ेंगे, वो सेल इंजुरी ऐसा नहीं है सिर्फ हम GIT या रेस्पिरेटरी या ब्रेन या ब्लड के लिए पढ़ रहे हैं, वो सारे सिस्टम पे अप्लाई होगी, ठीक। फिर पढ़ेंगे हम सिस्टमिक। सिस्टमिक में क्या, पर्टिकुलर किसी एक सिस्टम को उठाएंगे हम। जैसे हमने निमोनिया पढ़ा, तो निमोनिया हम पेट में नहीं पढ़ेंगे, निमोनिया हम ब्रेन में नहीं पढ़ेंगे, तो निमोनिया हम कहाँ पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी। वेरी गुड। तो जो कोई टॉपिक ऐसे है जो पर्टिकुलर सिस्टम की बीमारी है, जैसे कि निमोनिया, कैटरेक्ट आंख में ही पढ़ने वाले, कैटरेक्ट पेट में तो पढ़ेंगे नहीं। और इन्फ्लामेशन जब पढ़ेंगे तो इन्फ्लामेशन हर जगह अप्लाई करेंगे, ब्रेन में भी करेंगे, लंग्स में भी करेंगे, एब्डोमेन में भी करेंगे, कहीं भी वो हम अप्लाई करें। समझ गए जनरल और सिस्टमिक पैथोलॉजी में क्या फर्क है? या कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। हेलो, कोई भी, कोई शर्माने की, कोई डरने की बात नहीं है। जो जो चीज आपको नहीं समझ में है वो चीज आप पूछ ही सकते हैं, आपका हक भी है और तरीका भी यही होता है। जनरल पैथोलॉजी और सिस्टमिक पैथोलॉजी में फर्क है। जनरल में हम सारे सिस्टम वो पढ़ेंगे, सारे तौर तरीके वो पढ़ेंगे जो हर सिस्टम में अप्लाई होंगे, और सिस्टमिक में हम वो पढ़ेंगे जो सिर्फ पर्टिकुलर सिस्टम के लिए होंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन, इट इज द टाइप ऑफ पैथोलॉजी डील्स विद द जनरल और बेसिक प्रिंसिपल, हर चीज के प्रिंसिपल है, ऑफ द डिसीज, जैसे कि इन्फ्लामेशन, सेल इंजुरी, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, बहुत सारे पढ़ने वाले, उनके बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। और सिस्टमिक में इट इज अ टाइप ऑफ पैथोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिसीज
रिलेशन विद अ पार्टिकुलर ऑर्गन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पार्टिकुलर ऑर्गन। यहां जनरल, बस इतना ही फर्क। फॉर एग्जाम्पल निमोनिया रेस्पिरेटरी, जॉइंटिस हम लीवर में जाके पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस लीवर में जाके पढ़ेंगे आप, कैटरेक्ट आंख में जाके पढ़ेंगे आप। तो इतना फर्क है। ठीक, बेसिक इंट्रोडक्शन ही आपका हो गया खत्म। अब हमें कोई टॉपिक स्टार्ट करनी है, या तो हम इन्फ्लामेशन चालू करेंगे या हम करेंगे एडोप्टेशन। कल मैं आपको डालूंगा ग्रुप पे। अभी मैं बहुत बड़ा क्लास नहीं ले रहा हूँ, छोटी सी क्लास ली है जिससे आप माइंड बना सके कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। सब लोग बुकलेट कलेक्ट कर लें, इस बार बुकलेट मिलेंगी आपको बाकायदा पूरी कंप्लीट। भावेश के थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा, भावेश सर के थ्रू कहाँ मिलेंगे आपको। 3 पार्ट में हमने बुकलेट कंप्लीट की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैथोलॉजी की, और एक आपके बुकलेट है मटेरियल मेडिकल। बुकलेट या बुक जो भी आपको अच्छा लगता है कलेक्ट करके रख ले। पूरी साल मेहनत करें इस बार आप। पहले आपने सिर्फ 2 या 3 महीने मेहनत की, उससे काम नहीं चलेगा। बड़ा कोर्स है, टाइम लगता है, और आपको टाइम देना भी चाहिए अपने प्रोफेशन को। अगर आप सीरियस हैं तो अपने काम के प्रति, वरना तो लास्ट में आप किसी भी शॉर्ट नोट से 2 महीने पढ़ के पास तो हो ही जाएंगे। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो पूरा साल अपने प्रोफेशन को दें तरीके से। ठीक है ना? आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। अभी तक का जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। टॉपिक ये सेपरेट है, इसको हम सेपरेटली पढ़ाएंगे। इन्फ्लामेशन बड़ा टॉपिक है, काफ़ी टाइम लेता है, इसमें कई सारे इवेंट्स आएंगे अभी, तो इसको हम सेपरेटली स्टार्ट करेंगे। 4 या 5 लेक्चर लग जाएंगे उसको खत्म करने में। अब तक जो पढ़ा है उसमें से आप पूछ सकते हैं, फ्री, कोई भी, आस्था, मनीष, मानसी, नंदनी, जो भी, सोनाली, सोनिका, जो भी, विनम्र। हो सकता है कुछ आपको भी क्वेश्चन नहीं निकल रहे हो क्योंकि अभी आप पहली बार है। विनम्र, कुछ आइडिया? ठीक, और कोई? नंदनी, आस्था, जो भी आप लोग पूछना चाहें। इंट्रोडक्शन में से, डेफिनेशन में से, पार्ट में से, थियोलॉजी में से, नेचर ऑफ डिसीज से, जो भी आपको लग रहा है कि सर इस वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आए, इसको ये वर्ड क्लियर है। हाँ, पैथोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग। पैथोलॉजी ही बेस है हमारा आगे जाने के लिए। इसको पढ़ेंगे तो ही आपको सर्जरी समझ आएगी, इसको पढ़ेंगे तो ही आपको गायनियोप समझ आएगी, इसको पढ़ेंगे तो ही आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन समझ में आएगी। ये बेस है, यहीं से ब्रिज बनने वाला है ना। जितना आप टाइम दे सकते हैं पैथोलॉजी को प्रॉपर दीजिएगा। इसलिए हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया है जिससे प्रॉपर टाइम मिल पाए। और आज ही क्लास आपकी पैथोलॉजी के दूसरे पार्ट की भी चालू हो जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी। तो साथ साथ कोर्स इस बार हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी फिनिश करने का, जिससे हमको रिवाइज के लिए टाइम मिल जाएगा। पिछली बार तो आप खुद ही कंफ्यूज थे कि हम कहाँ जाना है कहाँ नहीं। इस बार क्लियर है तो स्पीड से चलने की कोशिश करें। ठीक है? ठीक है, सब लोग टाइम का ध्यान रखें। जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप रिवीजन करते रहें। बुक सब अपने अपने ले लें, नोट्स भी कलेक्ट कर लें, जिससे आपको इजी होगा रिवीजन करने के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। वेलकम, वेलकम, ओके, वेलकम।